खेल शुरू हो चुका है फारस की खाड़ी के उस खौलते हुए पानी से, जहां ईरान ने अमेरिका की चौधराहट के परखच्चे उड़ाते हुए उसे उसकी औकात याद दिला दी। एक तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का वो कलेजा चीर देने वाला ऐलान है, जिसने साफ कर दिया है कि अब खाड़ी में अमेरिका की दाल नहीं गलने वाली और जो बाज नहीं आया उसे सीधा समंदर की गहराई में दफन कर दिया जाएगा। लेकिन ये जंग सिर्फ बारूद की नहीं है, ये जंग तो अनाज की उस महाचोरी की भी है जिसने दुनिया को दंग कर दिया। दूसरी तरफ यूक्रेन ने इजराइल के गिरबान पर हाथ डाल दिया और सरेआम आरोप लगाया है कि रूसी जहाजों के जरिए उसके पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है। एक तरफ अमेरिका की नाकेबंदी से दुनिया की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर आ गई है, तो दूसरी तरफ इजराइल और यूक्रेन के बीच एक्स डिप्लोमेसी ने रिश्तों में बारूद भर दिया। क्या ईरान वाकई अमेरिका के घमंड को बीच समंदर डुबो देगा और क्या इजराइल रूस की इस अनाज चोरी का साझेदार बन चुका है? आज इस कूटनीतिक शतरंज के हर उस मोहरे का पर्दाफाश करेंगे जिसने दुनिया को तबाही की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। नमस्कार, विश्वयुद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। आज हम बात कर रहे हैं उस ईरान की जिसने अपनी समुद्री सीमाओं पर अमेरिका जैसी सुपर पावर को खुली चुनौती देते हुए साफ कह दिया है कि अब तुम्हारी दादागिरी के दिन लद चुके हैं। यह महज एक बयान नहीं बल्कि एक ऐसी हुंकार है जिसने व्हाइट हाउस के गलियारों में खलबली मचा दी। आज हम बताएंगे आपको कि कैसे खाड़ी के इलाके में बारूद की गंध तेज हो रही है और क्यों अमेरिका को अब अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने जिस तल्खी के साथ अमेरिका को ललकारा है, उसने साफ कर दिया है कि खाड़ी के इलाके में अब अंकल सैम की दाल यानी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की दाल नहीं गलने वाली। मुज्तबा खामनेई ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि जो बाहरी ताकतें हजारों मील दूर से आकर यहां अपनी टांग अड़ाती हैं, उनके लिए अब यहां कोई जगह नहीं बची है। ईरान का ये तेवर बताता है कि वो अब रक्षात्मक नहीं बल्कि पूरी तरह आक्रामक रुख अपना चुका है। जो अमेरिका कल तक खुद को दुनिया का थानेदार समझता था, आज उसे ईरान की सरजमीन से ये सुनने को मिल रहा है कि अगर उसने अपनी हद पार की तो उसे समंदर की उन गहराइयों में दफन कर दिया जाएगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं मिलता। तो अब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के इन बयानों से और ज्यादा भड़क गए हैं, क्योंकि ट्रंप को तो आदत है अपनी जी हुजूरी करवाने की। लेकिन यहां पर देखा जाए तो ईरान तो डोनाल्ड ट्रंप की जी हुजूरी नहीं कर रहा है, वो तो सीधा कह रहा है कि अगर आओगे तो समंदर में दफन कर दिए जाओगे। तो वैसे में डोनाल्ड ट्रंप का पारा हाई जा चुका है। देखा जाए तो अमेरिका की हालत आज उस खिस्यानी बिल्ली जैसी हो गई है जो खंबा नोचने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ईरान के फौलादी इरादों के आगे उसके हाथ पांव फूल रहे हैं। मुज्तबा खामनेई ने अमेरिका पर जो तंज कसा है वो सीधे व्हाइट हाउस के कलेजे में तीर की तरह चुभा होगा। उन्होंने दो टूक कहा कि जो अमेरिका अपने खुद के सैन्य ठिकानों की हिफाजत नहीं कर पा रहा, वो भला दूसरों को सुरक्षा देने की गारंटी क्या खाक देगा। अब ये एक ऐसा करारा तमाचा है जिसे अमेरिका चाहकर भी नहीं भुला पाएगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि फारस की खाड़ी में अब किसी की मनमानी नहीं चलेगी और जो भी घुसपैठ करने की कोशिश करेगा उसका अंजाम बेहद खौफनाक होगा। इस पूरे तनाव की असली जड़ वो नाकेबंदी है जिसे अमेरिका ने जबरन ईरान पर थोप रखा है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को ठुकराकर मानो आग में घी डालने का काम किया है, जिसमें नाकेबंदी हटाने की जायज मांग रखी गई। जवाब में ईरान ने भी अपने तेवर कड़े कर लिए हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते को बंद कर दिया है। मार्च महीने से बंद पड़े इस रास्ते ने ग्लोबल इकोनॉमी की कमर इस वक्त तोड़कर रख दी है, क्योंकि दुनिया भर में तेल की सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उसके ऊपर से पाबंदियां की बेड़ियां नहीं हटेगी, तब तक वो दुनिया की तेल की प्यास बुझाने के लिए ये रास्ता नहीं। वही मुज्तबा खामनेई का ये संदेश ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया तेल की किल्लत और बढ़ती कीमतों से त्राही त्राही कर रही है।
उन्होंने अपने संबोधन में बड़े भरोसे के साथ कह दिया है कि खाड़ी और हॉर्मूज के लिए अब एक नया दौर शुरू हो रहा है, जहां सुरक्षा की जिम्मेदारी क्षेत्र के देश खुद उठाएंगे। ईरान का मानना है कि फारस की खाड़ी में अमेरिका की मौजूदगी ही असुरक्षा और तनाव की सबसे बड़ी जड़ है। अब ईरान आसपास के पड़ोसी देशों के साथ तालमेल बिठाकर एक ऐसा नया सिस्टम बनाने की ओर बढ़ रहा है जिससे इलाके में शांति आए और आर्थिक फायदा भी। अब यह अमेरिका के लिए एक बड़ा रणनीतिक यहां पर झटका साबित हुआ है। तो ईरान के इस बढ़ते आत्मविश्वास के पीछे उसकी बढ़ती सैन्य ताकत और वो नए हथियार हैं जिनका जिक्र खुद वहां के नेवी कमांडर ने किया है। इन हथियारों की दहशत ऐसी है कि दुश्मन देश अब खाई में कदम रखने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। मुस्तफा खामनेई ने इस ताकत के दम पर कहा है कि समुद्री रास्ते में अब दुश्मन की दखलंदाजी को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। ईरान पहले ही अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब देने के लिए कई बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर चुका है। अब उसने साफ कर दिया है कि फारस की खाड़ी का असली मालिक वही है और जो भी यहां शांति फैलाने आएगा उसे समंदर के भीतर ही ठिकाने लगा दिया जाएगा। तो ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का ये बयान आना इस बात की ओर इशारा करता है कि ईरान अब हाई लेवल पर पहुंच चुका है। ईरान का पारा इतना आई है कि अब डोनाल्ड ट्रंप एक भी कदम उठाएंगे तो शायद यूएस आर्मी बचेगी भी नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब मिडिल ईस्ट में भयंकर युद्ध होगा, क्या मिडिल ईस्ट में तबाही आएगी। और दूसरी सवाल ये भी है कि अभी तक तो ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि मुस्तफा खामनेई को होश नहीं है, मुस्तफा खामनेई जो है वो डिसीजंस नहीं ले पा रहे, जो भी कर रहा है आईआरजीसी कर रहा है। तो अब क्या हो रहा है ईरान में? क्या डोनाल्ड ट्रंप की बात सही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई कुछ नहीं कर रहे हैं और जो भी है आईआरजीसी है? लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि आखिर ये आईआरजीसी क्या है जो ईरान को कंट्रोल कर रही है, क्योंकि अगर मुस्तफा खामनेई नहीं कर रहे हैं तो फिर आईआरजीसी कर रही है, ये हर कोई जानता है। तो आप बेहतर तरीके से समझिए कि आईआरजीसी क्या कर रही है, आईआरजीसी कौन है, मुस्तफा खामनेई और क्या कह रहे हैं, मुस्तफा खामनेई के बारे में कुछ डिटेल्स जान लीजिए। इसी को बेहतर तरीके से समझने के लिए चलते मेरी सहयोगी नैना के पास और नैना से जानते हैं आखिर ये चल क्या रहा है। देखिए, ईरान की सबसे ताकतवर सशस्त्र सेना आईआरजीसी मानी जाती है। सीधे सुप्रीम लीडर के प्रति जवाबदेही एक तरह से उसकी होती है। आयतुल्लाह अली खामनेई के आदेश पर 1979 में इसकी स्थापना हुई और ईरान के इस्लामिक शासन की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। आईआरजीसी की यूनिट्स कुड्स फोर्स देखती है और विदेशों में कामकाज इनका प्रॉक्सी नेटवर्क को हथियार और ट्रेनिंग देती है। मुस्तफा खामनेई साल 1969 को मशहद शहर में जन्मे। आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे हैं। दूसरे ये बड़े बेटे हैं। अलवी हाई स्कूल में मुस्तफा खामनेई की पढ़ाई पूरी हुई। कौम में रूढ़िवादी धर्मगुरुओं से बाकायदा उन्होंने धार्मिक शिक्षा प्राप्त की, यानी कि आयतुल्लाह अली खामनेई की विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश। इराक से जो युद्ध हुआ, इस दौरान हबीब बटालियन में मुस्तफा खामनेई भी तैनात थे। अपनी भूमिका उनकी तरफ से भी निभाई गई। बताया जाता है कि खामनेई के दफ्तर में भी प्रतिभाशाली शख्स की भूमिका मुस्तफा खामनेई की रही है। वहीं मुस्तफा के आईआरजीसी अधिकारियों के साथ में भी अच्छे संबंध रहे हैं। वहीं 2019 में अमेरिका ने मुस्तफा पर प्रतिबंध भी लगा दिया। उनकी इसी तमाम काबिलियतों को देखते हुए मुस्तफा पर तमाम मनमाने तरीकों से फैसले लेने के आरोप लगातार लगते रहे। मुस्तफा की संपत्ति आखिर कितनी है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि सार्वजनिक घोषणा अभी तक उनकी संपत्ति की ही नहीं गई। लेकिन एक और खास बात ये कि मुस्तफा खामनेई की आईआरजीसी के तमाम जो टॉप अधिकारी हैं उनके साथ में भले ही अच्छे संबंध हों, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने उन टॉप अधिकारियों की जो लीडरशिप थी उसे खत्म कर दिया। अब जो नई खेप है वो दरअसल आईआरजीसी पूरी अपने आप में कंट्रोल करती है और मुस्तफा खामनेई भी सिर्फ खामोश उनके निर्णयों को देखते हैं और मुहर लगा रखे हैं। असली कमान है आईआरजीसी के हाथों में। बहुत शुक्रिया नैना आपका। तो समझा आपने कि आईआरजीसी आखिर क्या है और मुस्तफा खामनेई को लेकर क्या बातें कही जा रही है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और खाड़ी के बारे में बात करते हैं। जहां एक और खाड़ी में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर समुद्र के रास्ते अनाज की हेराफेरी को लेकर एक नया कूटनीतिक विवाद यहां पर खड़ा हो गया है। यूक्रेन ने इजरायल से एक ऐसी मांग की है जिसने अंतरराष्ट्रीय गलियारों में हलचल मचा दी। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने उसके इलाके से लाखों टन अनाज चोरी किया है और अब उसे दुनिया भर में ऊंचे दामों पर बेच रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन का यह कहना है और ये खुलासा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है कि इस जहाज पर 6,200 टन से अधिक गेहूं और 19,000 टन से ज्यादा जो लदा हुआ है। उनका सीधा आरोप है कि अनाज यूक्रेन के उन हिस्सों से गैर कानूनी तरीके से लोड किया गया है जिन पर रूस ने जबरन कब्जा कर रखा है। समुद्री ट्रैफिक पर नजर रखने वाली एजेंसियों के मुताबिक ये जहाज 25 अप्रैल तक इजराइल के हाइफा बंदरगाह के पास पहुंच चुका था। यूक्रेन अब पूरी शिद्दत से ये कोशिश कर रहा है कि इजराइल इस चोरी के माल को अपने यहां उतारने ना दे, यानी अपने यहां उतरने ना दे। लेकिन इजराइल का ये रवैया यूक्रेन को आग बबूला कर रहा है, क्योंकि इजराइल कोई सीधा जवाब तो दे नहीं रहा है, क्योंकि वो पहले से ईरान युद्ध में लगा हुआ है। ऐसे में इजराइल कभी ये नहीं चाहता कि वो यूक्रेन युद्ध में भी लग जाए, क्योंकि एक तरफ तो लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ रहा है, दूसरी तरफ गाजा पट्टी में हमास को लेकर लड़ाई हो रही है, तीसरी तरफ इराक में भी कुछ ना कुछ हो रहा है और चौथी तरफ ईरान में युद्ध हो रहा है। तो अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू यूक्रेन की बात मानेंगे और क्या रूस से पंगा नेतन्याहू लेंगे। इस मुद्दे पर यूक्रेन के विदेश मंत्री ने इजराइल के साथ औपचारिक संपर्क साधा है और कानूनी तौर पर जहाज को जब्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की अदालत ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिसके आधार पर इजरायली अधिकारियों को तलाशी लेनी चाहिए और पुख्ता सबूत जुटानी चाहिए। यूक्रेन चाहता है कि इस जहाज के क्रू से पूछताछ हो, अनाज के नमूने लिए जाएं और तमाम दस्तावेजों को कब्जे में लिया जाए। यूक्रेन का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का सरेआम उल्लंघन है और अगर इजराइल ने इस पर चुप्पी साधी तो रूस की अवैध हरकतों को खुली छूट देना ये जैसा होगा। यानी अगर इजराइल ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर रूस और ज्यादा बढ़ चढ़कर ये हरकतें करेगा। हालांकि इजराइल को यूक्रेन की ये सक्रियता बिल्कुल रास नहीं आ रही है। इजराइल के विदेश मंत्री ने यूक्रेन की इस कोशिश को अब एक्स डिप्लोमेसी करार देते हुए उसकी कड़ी आलोचना की है। बता दें कि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने तर्क दिया है कि यूक्रेन को सार्वजनिक रूप से एक्स पर ट्वीट करने के बजाय कानूनी रास्तों का इंतजार करना चाहिए था। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि मंगलवार रात को अनुरोध भेजा गया और कुछ ही घंटों में एक्स पर हल्ला मचा दिया गया। इजराइल का ये रुख बताता है कि वो इस मामले को तकनीकी पेच में उलझाना चाहता है, जबकि यूक्रेन के लिए ये उसकी मेहनत की कमाई और राष्ट्रीय हक की लड़ाई है। वही रिपोर्ट ये दावा करती हैं कि पिछले 1.5 महीने से इजराइल से हाथ जोड़कर यूक्रेन विनती कर रहा था कि वो चोरी के अनाज को ना खरीदे, लेकिन जब किसी ने उसकी नहीं सुनी तो उसने इस बात को सार्वजनिक मंच पर उसको लाना पड़ा। रिपोर्ट ये दावा कर रही है। कीव के अधिकारियों का आरोप है कि इजराइल मुख्य मुद्दे पर बात करने के बजाय सिर्फ एक्स पर ट्वीट करने को लेकर फालतू का शोर मचा रहा है। ये मामला अब इतना पेचीदा हो गया है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध दांव पर लग गए हैं। यूक्रेन का कहना है कि जब कूटनीतिक रास्ते बंद हो जाते हैं तभी कोई देश अपनी बात जनता के सामने रखने के लिए मजबूर होता है। यूक्रेन ने अपनी बात साबित करने के लिए बाकायदा एक आधिकारिक टाइमलाइन भी जारी की है, जिससे पता चलता है कि इजराइल के बंदरगाहों पर पहले भी रूसी जहाज चोरी का अनाज उतार चुके हैं। रिपोर्ट्स कहती है कि 15 अप्रैल को अम्बिन्स्क नाम का एक रूसी जहाज 44,000 टन गेहूं लेकर हाइफा पहुंचा था। यूक्रेन ने तब भी पुरजोर विरोध दर्ज कराया था और इजरायली विदेश मंत्रालय के साथ बैठक की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब तक इजराइल ने जवाब दिया तब तक वो जहाज अपना माल उतारकर 9-11 हो चुका था। इजराइल ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि जहाज अब उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और जब 25 अप्रैल को पेनो रिमिटीज जहाज के आने की खबर मिली तो यूक्रेन ने फिर से इजराइल को आगाह किया। यहां तक कि यूक्रेन ने इजराइल के राजदूत को तलब कर कड़ी आपत्ति जताई, लेकिन यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार इस जानकारी को भी नजरअंदाज कर दिया गया। ये स्थिति यूक्रेन के लिए सिर मुंडाते ही ओले पड़ने जैसी साबित हो गई है। कुछ रिपोर्ट्स इन दावों पर मोहर लगाती हैं, जिसमें कहा गया है कि इस बात और इस साल कम से कम 4 बार चोरी किया गया यूक्रेनी अनाज इजराइल में उतारा गया। हालांकि रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं
इसराइल की तरफ से कोई इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। यूक्रेन के अनुसार 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से रूस अब तक उसके कब्जे वाले इलाके से करीब कई करोड़ टन अनाज निकाल चुका है। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, बल्कि एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था को लूटने की सोची समझी साजिश। बता दें, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी अब कड़े तेवर अपना लिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो भी देश या संस्था उस चोरी के माल से अपनी जेब भरने की कोशिश करेगी, उसे कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। जेलेंस्की का ये बयान उन सभी के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो रूस की इस अवैध सप्लाई चेन का हिस्सा बने हुए। इस मामले में अब यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन की भी एंट्री हो गई है, जिसने इजरायल से इस रूसी शैडो फ्लीट के जहाजों को लेकर पूछताछ की है। यूरोपीय संघ ने साफ कर दिया है कि वो उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं पर पाबंदियां लगाने के लिए तैयार है जो रूस की इस लूट में मददगार साबित हो रहे हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय दबाव इजरायल के लिए गले की हड्डी बन सकता है, क्योंकि एक तरफ रूस के साथ उसके जटिल संबंध है और दूसरी तरफ यूक्रेन और पश्चिमी देशों का भारी दबाव। अब देखना यह होगा कि क्या इजरायल अपने तटों पर इस अवैध व्यापार को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाता है या नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो समुद्र की लहरों पर जो खेल चल रहा है वो आने वाले समय में विश्व राजनीति का नक्शा बदल सकता है। एक तरफ ईरान ने अमेरिका की घेराबंदी कर उसे और उसकी असली जगह दिखाने की ठान ली है, तो दूसरी तरफ अनाज की ये जंग नए विवादों को जन्म दे रही है। अमेरिका जो खुद को दुनिया का भाग्य विधाता समझता था, आज वो ना तो खाड़ी में अपनी धाक बिछा पा रहा है और ना ही अपने सहयोगियों को एकजुट रख पा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ कर दिया है कि अब बाहरी लोगों का समय समाप्त हो गया। अमेरिका की हालत घर का न घाट का जैसी हो गई है, क्योंकि उसकी पाबंदियों ने खुद उसी के लिए संकट पैदा कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का बंद होना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ईरान जानता है कि उसकी भौगोलिक स्थिति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और वो इसी का इस्तेमाल अमेरिका को झुकाने के लिए कर रहा है। ट्रंप प्रशासन के लिए ये एक बड़ी परीक्षा की घड़ी है, जहां उन्हें ये तय करना होगा कि वो अपनी जिद पर अड़े रहेंगे या फिर दुनिया को एक बड़े आर्थिक संकट से बचाने के लिए नरमी दिखाएंगे। तो आज की ये दोनों घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि दुनिया अब एक ऐसी दिशा में बढ़ रही है जहां पुरानी महाशक्तियों की धोस अब कम नहीं आने वाली है। ईरान ने अपने कड़े रुख से ये साबित कर दिया है कि अगर इरादे फौलादी हो तो वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी चुनौती दे सकता है। अमेरिका के लिए यह अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति, जहां उसकी नीतियां ही उसी के लिए मुश्किलें पैदा कर रही। फारस की खाड़ी से उठी ये लहरें अब व्हाइट हाउस की दीवारों से टकरा रही है और इसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी। तो इस पूरी स्थिति पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी, क्योंकि खाड़ी का ये तनाव और समुद्र में अनाज की ये चोरी, ये जंग सिर्फ 2-3 देशों के बीच की बात नहीं है, बल्कि इसमें पूरी दुनिया की स्थिरता शामिल है। अगर ईरान ने अपना रास्ता नहीं खोला और इजरायल ने अनाज की चोरी पर लगाम नहीं लगाई, तो आने वाले दिनों में महंगाई और किल्लत का एक ऐसा तूफान आएगा जिससे बच पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं हो। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस शतरंज पर अगली चाल क्या होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अब खेल के नियम बदल चुके हैं। चलते चलते बस इतना ही कि आज की दुनिया में ताकत सिर्फ बंदूकों और मिसाइलों में नहीं, बल्कि कूटनीति और संसाधनों के सही इस्तेमाल में छिपी है। ईरान और यूक्रेन की ये खबरें हमें बताती हैं कि कैसे समुद्र का नीला पानी आज राजनीति के लाल रंग में रंगता जा रहा है। अमेरिका को अपनी इस चौधराहट को छोड़कर अब जमीनी हकीकत को समझना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के नक्शे पर उसकी हैसियत सिर्फ एक साधारण देश की रह जाएगी। तो आज आपने समझा कि किस तरीके से क्या कुछ खाड़ी में हो रहा है। बेहद जरूरी है ये समझना कि अमेरिका क्या कर रहा है और ईरान क्या कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो वक्त आ गया है जब समंदर के सीने पर छिड़ी ये जंग दुनिया का भूगोल और इतिहास दोनों बदल देगी। तो एक तरफ ईरान ने अमेरिका के सुपर पावर होने के मुखौटे को उतार फेंकने की कसम खा ली है, तो दूसरी तरफ अनाज की ये कूटनीतिक चोरी रिश्तों की बची कुची मर्यादा को भी तार तार कर रही है। अमेरिका जो अब तक दुनिया को अपनी उंगलियों पड़ना चाहता था, आज वो खुद ईरान के बिछाए जाल में फंसकर बिन पानी की मछली की तरह छटपटा रहा है। अब साफ है कि खाड़ी की लहरें सिर्फ पानी नहीं बल्कि बारूद की गंध लेकर उठ रही। अगर व्हाइट हाउस ने अपनी जिद नहीं छोड़ी
और इजराइल ने यूक्रेन के जख्मों पर नमक छिड़कना बंद नहीं किया तो याद रखिए, समंदर की ये गहराई सिर्फ जहाजों की नहीं बल्कि बड़े बड़े मुल्कों की गुरूर को भी निगलने के लिए तैयार बैठी है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, क्योंकि ये तो बस झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जंग के इस मैदान की हर हलचल सबसे पहले पहुंचाएंगे आप तक और बताएंगे कि खाड़ी में आखिर क्या हो रहा है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपके इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली, और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।